गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 37 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने एक नया टॉपिक, नया चैप्टर कास्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। आज हम लोग डियर उसी के आगे बढ़ेंगे और उस कास्टिंग से रिलेटेड कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स क्या क्या यूज किए जाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। देन आफ्टर कास्टिंग में हम लोगों के कौन कौन से रिक्वायर्ड एलिमेंट यूज किए जाते हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए डियर, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कास्टिंग प्रोसेस, मतलब कास्टिंग प्रोसेस में डियर हम लोग कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डियर कि हम सबसे पहले क्या है, ये मोल्ड कैविटी। देखो, एक हमारा होता है कोप, एक होता है ड्रैग, ये हो गया मोल्ड कैविटी। अब यहाँ पे हमने सांचा बना दिया। अब यहाँ एक वर्टिकल हम लोग पैसेज लेते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ इस प्लास कोर लगाकर आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वर्टिकल पैसेज ले लेते हैं, ये हमारा होता है ओरिन बेसिन, और यहाँ पे ये हम लोग लैडल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग इसे तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ मोल्टेन मेटल इसमें हम लोग डालते हैं। देन इस वर्टिकल पैसेज को हम लोग स्क्रू बोलते हैं, और इस स्क्रू से मेटल कहाँ जाता है, यहाँ सिरेमिक फिल्टर लगे होते हैं, यहाँ इस प्लास कोर लगी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से डिस्कस किया था। इस प्लास कोर से मेटल फिर यहाँ जाता है, स्किन बॉम्ब लगे होते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा होते हैं। देन गेट के थ्रू मेटल इसमें इंटर करता है। उसके बाद यहाँ पे राइजर होता है। राइजर आपका क्या होता है, एक फीडिंग देता है मेटल को जब सॉलिड और फेज चेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले कौन कौन से स्टेप हम लोग यूज करते हैं डियर, इस हॉलो कैविटी को बनाने के लिए हम एक पैटर्न का यूज करते हैं। पैटर्न का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पैटर्न या सांचा। डुप्लीकेट, रिप्लिका, रिप्लिका यानी कि सेम प्रोडक्ट जैसा बनाना है, उसी की कॉपी या फोटो कॉपी हम कह सकते हैं, उसे हम पैटर्न कहें। पहले हम लोग पैटर्न बनाएंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड मेकिंग। मोल्ड मतलब उस पैटर्न को इसमें रखेंगे और एक सांचे को प्रिपेयर करेंगे, चारों तरफ से सैंड की फिलिंग कर देते हैं। जब सांचा हमारे पास बन गया, तो अगर उसके अंदर कास्टिंग के अंदर डियर कोई हॉलो कैविटी हमें क्रिएट करनी थी, उस हॉलो कैविटी को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोर का यूज करते हैं। कोर इज यूज टू प्रोड्यूस ए हॉलो कैविटी इन सॉलिड कास्टिंग। कोर हो गया, और कोर को हम लोग किससे बनाते हैं, कोर्स एंड या ऑयल सैंड से बनाते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ सैंड भी पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया, तो हम कोर बनाएंगे। देन आफ्टर कोर को अपनी जगह प्लेस करेंगे, या तो कोर प्रिंट की हेल्प से या तो चैपलेट की हेल्प से, ये सब मैंने बता रखा है। देन हम लोग मेल्टिंग मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। जो यहाँ पे मोल्टेन मेटल हमारा यहाँ मेल्ट हुआ है फर्नेस में, यहाँ से ले जाकर इधर पोर करेंगे। पोर करने के बाद ये इससे फिल होता हुआ यहाँ पे आएगा। जब यहाँ फिल हो जाएगा तो इसे हम लोग सॉलिडिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। जब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस पे देखो तमाम सैंड वगैरह चिपकी होगी, सरफेस की मतलब स्मूथनेस सही नहीं होगी, तो उसकी हम लोग क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग करके भेज देंगे आगे की। तो ये सारे स्टेप हमारे कास्टिंग में इन्वॉल्व होते। अब ये तो हो गया हमारा डियर कास्टिंग का स्टेप। नेक्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कास्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं डियर कि पैटर्न क्या होता है और पैटर्न किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो पैटर्न एक डुप्लीकेट पार्ट होता है, सेम जिस साइज की कास्टिंग करनी हो उसी साइज का बनाना होता है। या तो पैटर्न लकड़ी का बनाते हैं, या मेटल का बनाएंगे, या पीओपी का, या वैक्स का, या प्लास्टिक का, ये सब हम लोग अभी देखने वाले। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है, इससे भी क्वेश्चंस आपके चांसेस रहते हैं। और हाँ, कास्टिंग से खूब सारे क्वेश्चंस हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते ही आते। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा है डियर, ए पैटर्न इज डिफाइंड एज ए
मॉडल ऑफ कास्टिंग, यह एक कास्टिंग का मॉडल या डुप्लीकेट पार्ट होता है। मॉडल ऑफ कास्टिंग कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब मोल्ड में, इन डैम्प सैंड, सैंड में हम लोग इसे डुबो देते हैं, फिर रैमरिंग करते हैं, फिर सैंड बॉक्स को बाहर निकालते हैं, तो उस सैंड में सेम वही आकृति छप जाती है या बन जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन मेकिंग ए कास्टिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर ए मॉडल इज नोन एज पैटर्न। सबसे पहले कास्टिंग बनाने के लिए जिस शेप का, मान लो एक सिलेंड्रिकल वर्क शाफ्ट बनानी है, तो हमें इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट के शेप का एक सॉलिड पैटर्न बनाना पड़ेगा। हॉलो भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनाएंगे, फिर इस पैटर्न को हम लोग मोल्डिंग बॉक्स में रख कर सैंड की रैमरिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए, नोन एज पैटर्न विच डिफर इन द नंबर ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द रिजल्टिंग कास्टिंग। जो हमारा कास्टिंग बनता है, जो कास्टिंग प्रोजेक्ट बनता है, उससे यह डिफरेंट होता है। तो ये हमारा हो गया कॉमा। नेक्स्ट देखिए, दीज डिफरेंट नोन एज पैटर्न अलाउंसेस कॉमा कंपनसेट फॉर मेटल श्रिंकेज, प्रोवाइड सफिशिएंट मेटल फॉर मशीनिंग द सरफेस एंड फैसिलिटेट मोल्डिंग। अब देखो मेटल में हमारा क्या होता है, पैटर्न। सपोज करो कि ये पैटर्न हमारा था। अब अगर कास्टिंग की साइज हमारी इस साइज की बनानी है, तो पैटर्न इससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। पैटर्न इस साइज का बनाएंगे। इसका मेन रीजन डियर इसलिए क्योंकि लिक्विड और फेज चेंज श्रिंकेज को रोकने के लिए हम लोग राइजर का यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड में जब मेटल श्रिंक होगा तो उसे हम लोग नहीं भरपाई कर पाएंगे। तो उसके लिए मेटल को थोड़ा सा ओवर साइज का बनाएंगे, और ओवर साइज इसीलिए बनाएंगे ताकि यह सॉलिड श्रिंकेज को रोक सके। देन जब यह हमारा ओवर साइज का हो जाता है, तो इस ओवर साइज को हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस, पैटर्न अलाउंसेस। तो ये हमारा हमने क्या किया, पैटर्न अलाउंसेस दे दिया। अब अलाउंसेस देने के बाद जब यह सॉलिड श्रिंकेज हो गया, तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट की सरफेस फिनिश करने के लिए सपोज करो हमें इतनी मशीनिंग की रिक्वायर्ड थी। हमें मशीनिंग करेंगे तो कुछ मटेरियल हमारा रिमूव होगा, थिकनेस तो कम होगी। तो मशीनिंग के लिए भी हम लोग थोड़ा सा और बड़ा पैटर्न बना देते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं मशीन अलाउंसेस, मशीन अलाउंसेस। देन अब देखो पैटर्न को अगर इजिली रिमूव करना है, तो थोड़ा सा पैटर्न हम लोग टेपर ऐसा बना देते हैं। अब इसे रिमूव कर देते हैं तो वर्कपीस ऐसा टेपर बनता है। तो इसे हम लोग बाद में इतना मशीनिंग से काट के अलग कर देते हैं। तो पैटर्न को इजिली रिमूव करने के लिए हम लोग पैटर्न में टेपर अलाउंसेस देते हैं। ड्राफ्ट अलाउंसेस, टेपर अलाउंसेस, मशीन अलाउंसेस, कैम्बर अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग पैटर्न पे देते हैं। पैटर्न मतलब, तो अब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या होता है, कंपनसेट करने के लिए और श्रिंकेज को रोकने के लिए पैटर्न में हम लोग सफिशिएंट अलाउंसेस और मशीनिंग अलाउंसेस देते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल, किस किस पैटर्न का मटेरियल हम लोग, मतलब किस किस मटेरियल का पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले डियर देखिए, हम लोग किसका, वुड का पैटर्न बनाते हैं। वुड मतलब लकड़ी का पैटर्न बनाते हैं। लकड़ी का पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि लकड़ी आसानी से अवेलेबल है, सस्ती है, खूब अच्छी सरफेस फिनिश मिल जाती है, और थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आने पर आसानी से मतलब इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लकड़ी को जब सैंड के बीच में रख कर रैमरिंग करते हैं, तो सैंड के पार्टिकल्स की वजह से लकड़ी की सरफेस खराब हो जाती हैं, जिससे जब लकड़ी की सरफेस खराब होगी तो अंदर जो मोल्ड कैविटी बनेगी उसकी भी सरफेस थोड़ी सी डैमेज मिलेगी। तो यह हमारा डिसएडवांटेज। लेकिन सस्ती होती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है, नमी का इस पर इफेक्ट पड़ता है, यह भी इसका डिसएडवांटेज।
तो लकड़ी का पैटर्न क्या होता है, जब हमें लार्ज, अच्छा हाँ, लकड़ी आपकी हल्की होती है, हल्की होने की वजह से अगर कोई बड़े से बड़ा पैटर्न बनाना है तो पैटर्न को इजी भी हैंडल करना है, आसानी से उठाकर मोल्डिंग बॉक्स में रखना भी है और मोल्डिंग बॉक्स से पकड़कर बाहर भी ले जाना है। तो इजी हैंडलिंग के लिए लार्ज साइज का अगर पैटर्न बनाना है तो मेटल की बजाय वुड का बनाएंगे। लार्ज साइज एंड लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग वुड पैटर्न का यूज करते हैं। और साथ में जब मेटल पैटर्न की बात आती है तो मेटल पैटर्न में क्या होता है, मेटल की सरफेस हार्ड होती है, उस पर आसानी से स्क्रैच नहीं आ सकते हैं और उस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि मेटल कॉस्टली होता है और मेटल में कुछ दिनों में जंग लग सकते हैं, तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। अब मेटल का यूज कहाँ करते हैं, जब स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करना हो। देखो लकड़ी के पैटर्न से बार बार जब मोल्ड कास्टिंग बनाएंगे तो लकड़ी का पैटर्न खराब हो सकता है, इसीलिए जब कम मात्रा में कास्टिंग करनी हो और बड़े साइज की कास्टिंग करनी हो तो वहाँ पर लकड़ी के पैटर्न को प्रेफर करेंगे। और जब छोटे साइज की कास्टिंग करनी हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कास्टिंग करनी हो वहाँ पर हम लोग मेटालिक पैटर्न का यूज करते हैं। अच्छा, कुछ कॉम्प्लेक्स शेप है, जैसे कठिन संरचना है, उसे लकड़ी या मेटल से नहीं बना पाते हैं, तो उसे बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वैक्स और प्लास्टिक पैटर्न मटेरियल का। तो ये थे माय डियर हमारे पैटर्न के मटेरियल, कौन कौन से पैटर्न मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, पैटर्न बनाने के लिए किस किस मटेरियल का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ लकड़ी के पैटर्न के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि लकड़ी, देखो पहले तो ये समझो, आप पहले ये समझिए कि एक अच्छे पैटर्न की क्वालिटी क्या होती है। अच्छे पैटर्न यानी कि सांचे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, द रिक्वायर्ड गुड पैटर्न क्वालिटी। तो सबसे पहले पैटर्न की क्वालिटी होनी चाहिए डियर कि लाइट इन वेट होना चाहिए, ताकि आसानी से इस मोल्डिंग बॉक्स में इस पैटर्न को लाकर रखा जा सके और आसानी से रिमूव किया जा सके। दूसरी बात, कन्वेनियंट टू हैंडल, उसका रख रखाव इजी होना चाहिए, यह नहीं कि बहुत टफ है, तो इस तरीके से ये होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंपल इन डिजाइन एंड इजी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिजाइन सिंपल होनी चाहिए और आसानी से बनाया जा सके, पैटर्न को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके। देन स्मूथ एंड वियर रेजिस्टेंस सरफेस, पैटर्न की जो जितनी ये सरफेस स्मूथ होगी उतना ही स्मूथ हॉलो कैविटी बनेगा, जिससे मोल्टन मेटल डालेंगे वहां पर सरफेस बहुत अच्छी स्मूथ बनेगी, तो उस पर मशीनिंग की आवश्यकता कम होगी, ये होना चाहिए। कॉमा, रिटेन इट्स डायमेंशन एंड रिजिडिटी ड्यूरिंग द डेफिनेट सर्विस लाइफ, मतलब बार बार पैटर्न को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न साँचा है, बार बार उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बार बार यूज करने पर वह अपने सर्विस लाइफ को बढ़ाए और अपने शेप और साइज को मेंटेन रखे। ये नहीं कि शेप एंड साइज को चेंज कर दे, साइज चेंज हो जाएगा तो जो मोल्ड कैविटी बनेगी वो अलग साइज की बनेगी, जिससे हमारा वर्क पीस डिफेक्टिव बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उस पैटर्न की स्ट्रेंथ आपकी हाई होनी चाहिए और लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। देखो जब सैंड इसके हम लोग अंदर भरते हैं तो सैंड की ये हम लोग रैमरिंग करते हैं इस तरीके के इक्विपमेंट से। जब रैमरिंग करते हैं, रैमिंग करने में ये सैंड इस पर क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स लगाती है, तो सैंड के पार्टिकल्स अगर ये सॉफ्ट होगा तो उसके अंदर इम्बेडेड हो जाएंगे। तो ऐसा पैटर्न भी ना हो कि वो हमारा क्या हो, उसकी स्ट्रेंथ कम हो और यहाँ से टूट भी जाए और सैंड के पार्टिकल्स उसके अंदर इम्बेडेड हो जाए। तो ऐसा हो कि जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो और जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो, ये हमारा है। नेक्स्ट आप देखिए, सिक्योर द डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग। डिजायर्ड साइज और शेप के लिए वह पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। किसी भी केस में उसकी शेप और साइज हमारे डिफरेंट या चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एबिलिटी टू विथ स्टैंड रफ हैंडलिंग। एबिलिटी टू विथ स्टैंड रफ हैंडलिंग मतलब पैटर्न ऐसा हो कि अगर हम लोग उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, एक पैटर्न के ऊपर कई सारे पैटर्न रखें तो उस पर कोई स्क्रैचेस ना आने पाए,
आसानी से उसे हम लोग क्या करें, स्टोर कर सकें। ये नहीं कि बहुत उस पर स्टोर करने में सुरक्षा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, ऐसा ना हो। उसका रफ रखाव, रफ हैंडलिंग होना चाहिए। अब ये भी नहीं कि आप उठाकर फेंकने लगिए ना, जो मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक जगह से दूसरी जगह तक किसी पैटर्न को कन्वीनियंट ले जाएं तो उसमें उसके सर्फेसेस कोई भी डैमेज ना आए। नेक्स्ट, चीप एंड रेडली रिपेयरेबल होना चाहिए। पैटर्न सस्ता होना चाहिए और अगर पैटर्न पे कोई भी स्क्रैच वगैरह आ जाए तो आसानी से रिपेयर किया जा सके, ये क्वालिटी हमारे पैटर्न की। ये हमारे थे रिक्वायर्ड एलिमेंट इन पैटर्न। अच्छा, आप देखिए पैटर्न मटेरियल की बात कर रहे थे, तो पैटर्न मटेरियल हम लोग वुड का बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, क्विक सेटिंग कंपोनेंट्स जिसे हम लोग पीओपी बोलते हैं, पीओपी का भी बनाते हैं, और साथ में वैक्स एंड प्लास्टिक का भी पैटर्न। तो ये हमारे इतने पैटर्न मटेरियल होते हैं जिनका हम लोग पैटर्न बनाते हैं। अब बात करते हैं एक एक पैटर्न मटेरियल के बारे में। देखो पैटर्न यही होता है डियर, ये होता है पैटर्न। इस पे हमने रख दिया, चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, सैंड की रैमरिंग कर दी है। ये लोअर पार्ट है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। अब इसी पे एक अपर पार्ट रखेंगे और सैंड की खूब रैमिंग करेंगे। रैमिंग करने के बाद हमारा, फिर रैमिंग करने के बाद अपर पार्ट हटा लेंगे। इस पैटर्न को एक ड्राई पाइप ट्यूब ऐसे होती है, इससे पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद ये सेम इसी साइज का यहाँ पे हॉलो कैविटी बन जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे एक हॉलो कैविटी ये बना हुआ है, देखो ये इस पे हॉलो कैविटी बना हुआ है। अब अगर इसे भी रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पर भी हॉलो कैविटी बन जाएगा, लेकिन इन सब पे सैंड की हम लोग फिलिंग कर देंगे। यहाँ पे सैंड की फिलिंग हम लोग अच्छे से कर देंगे। तो ये हमारा होता है पैटर्न। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वुडन पैटर्न मटेरियल। तो वुड यानी लकड़ी का पैटर्न जो हमारा होता है, लकड़ी आसानी से अवेलेबल होती है, सस्ती होती है और उस पर कोई भी शेप आसानी से बना सकते हैं। साथ में उसे इजी रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर आसानी से अफेक्ट करता है, जिससे लकड़ी हमारी मॉइस्चर से फूल भी सकती है, टूट भी सकती है, क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं। लकड़ी की स्ट्रेंथ मेटेलिक पैटर्न से कम होती है। चलिए अब देखो, द वुड पैटर्न आर यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग शुड बी प्रॉपरली ड्राइड एंड सीजनड। तो जब भी हम लोग लकड़ी का पैटर्न बनाएंगे तो उसे माय डियर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली उस लकड़ी को सुखा लेंगे और सीजनिंग कर लेंगे। सीजनिंग करने से लकड़ी के अंदर की नमी रिमूव हो जाती है और लकड़ी हमारी क्या होती है, अपनी बेटर स्ट्रेंथ में आ जाती है। ये हो गया। इट शुड बी स्ट्रेट ग्रेन्ड, मतलब उसके जो लकड़ी के साथ देखो जो रेसे होते हैं, ये जो रेसे होते हैं, ये रेसे हमारे क्या होने चाहिए, स्ट्रेट, यानी कि उसमें कहीं गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, नो वार्पिंग, नो गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम नोट्स, नोट्स मतलब गांठ से फ्री होनी चाहिए। कामा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एक्सेसिव शेप वुड, मतलब उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे वुड पैटर्न में इतने क्वालिटी होनी चाहिए। एडवांटेज क्या है लकड़ी के पैटर्न का, लकड़ी आपकी क्या है, चीपनेस यानी सस्ती होती है, इजी अवेलेबल मतलब आसानी से उपलब्ध होती है, लाइटनेस मतलब वेट इसका हल्का होता है, इजी टू ऑब्टेन्ड स्मूथ सरफेस कॉमा प्रिजर्विंग सरफेस, आसानी से रैम मतलब हम लोग क्या करते हैं, रंदा वगैरह का यूज करके आसानी से एक अच्छी सरफेस अचीव कर लेते हैं। ये हमारा होता है। एबिलिटी टू बी वर्कड ऑन इजिली, इजी टू ज्वाइंट, अब आसानी से उस लकड़ी पर कोई भी कार्य हम लोग कर सकते हैं और आसानी से उसे हम लोग जोड़ सकते हैं स्लॉट काट कर। कॉमा, इजी टू फैब्रिकेटिंग ऑफ न्यूमेरियस स्पेस। तो ये सारे माय डियर हमारे क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वुड पैटर्न। लिमिटेशन क्या क्या होती है, तो सबसे पहले आप देखो, इजिली अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, लकड़ी अगर नमी के कांटेक्ट में आएगी
तो उससे अफेक्ट होकर वह फूलना शुरू कर देगी, अपने साइज को चेंज करना शुरू, टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू कर देगी। इट्स शेप, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो अपने शेप को चेंज कर देगी। कॉमा शेप चेंज बाय चेंजिंग इन मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा के संपर्क में आने पर यह अपने शेप को चेंज कर देगी। नेक्स्ट, इट वियर्स आउट क्विकली बाय सैंड एब्रेशन। अब लकड़ी का कोई पैटर्न बना है तो जब इस पे हम लोग सैंड की रैमरिंग करेंगे तो यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स इसके अंदर सरफेस को स्क्रैच कर सकते हैं, आसानी से इसके सरफेस को वियर कर सकते हैं एब्रेसिव एक्शन के थ्रू, अपघर्षण एक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, इट में वार्प ड्यूरिंग इम्प्रॉपर स्टोरिंग, तो उस पर वार्पिंग आ जाएगी। अगर देखो लकड़ी को अगर हमें स्टोर करना है तो पहले हम लोग इस तरीके से लेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर इस तरीके से लकड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से लेयर बनाएंगे, फिर इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे। तो प्रॉपर तरीके से स्टोरेज जब तक हम लोग नहीं करेंगे उस लकड़ी में वार्पिंग की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इट कैन नॉट स्टैंड रफ हैंडलिंग। अगर लकड़ी को आसानी, जैसे लोहे के गुटके को आप कहीं भी फेंक दीजिए उस पर स्क्रैच वगैरह आने के चांसेस नहीं है, लेकिन लकड़ी पे अगर हम लोग रफ हैंडलिंग करते हैं डियर तो उस पर क्या है, स्क्रैच वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसीलिए वुड पर कोई भी हम लोग रफ हैंडलिंग नहीं करते। नेक्स्ट आप देखिए इनहर्टली नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। तो ये सारे हमारे क्या हैं, लिमिटेशंस हैं वुड के पैटर्न के। अब यहाँ पे ये समझो माय डियर कि कौन कौन सी लकड़ी को हम लोग यूज करते हैं वुड पैटर्न बनाने के लिए। इससे क्वेश्चंस आने की संभावना लगभग निग्लिजिबल रहती है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम जान लें कि किस किस लकड़ी का पैटर्न हम लोग बनाते हैं। सेम ये भी जान लें कि किस मेटल का पैटर्न बनाते हैं। शायद एक आध क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपके अंदर स्टैंडेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एक वाइट पाइन होता है, मतलब सफेद पाइन लकड़ी होती है, महोगनी होती है, मैपल, क्रींच एंड चेरी की लकड़ी होती है। इन सारे लकड़ी का हम लोग पैटर्न बनाते हैं। तो पहले देखो माय डियर, हम लोग व्हाइट पाइन मतलब सफेद पाइन लकड़ी का जब हम लोग पैटर्न बनाते हैं तो इस लकड़ी में क्या क्वालिटी होती है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वुड फॉर मेकिंग पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग व्हाइट पाइन का यूज। देन इट इज सॉफ्ट एंड इजी टू वर्क, यह लकड़ी सॉफ्ट होती है और आसानी से इस पे वर्क किया जा सकता है, इस पे वर्किंग लगभग ना के बराबर हो। यह हो गया हमारा। महोगनी जब आपकी होती है तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा व्हाइट पाइन से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें इट इज लेस लाइकली, वार्पिंग की एक कमी इसमें आती है। कॉमा देखो, व्हेन स्ट्रेट इट कैन बी वर्क इजीली, लेकिन जब यह सीधे कंडीशन में होती है तो आसानी से महोगनी लकड़ी पे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। और इसकी सरफेस हार्डर होती है देन व्हाइट पाइन। अगर व्हाइट पाइन से ज़्यादा हार्ड सरफेस अचीव करना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पैटर्न की रिक्वायर्ड है, वहाँ पर हम लोग महोगनी लकड़ी का यूज कर लेते हैं। इससे भी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होती है तो हम लोग मैपल, क्रीच एंड चेरी लकड़ी का यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैपल, क्रीच एंड चेरी। अब ये क्या होते हैं, क्रीच एंड चेरी। दोज वुड्स टेंड टू वार्प इन लार्ज सेक्शन, लेकिन ऐसे वुड में वार्पिंग आ सकती है बड़े सेक्शन में, बट इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अच्छा, बड़े सेक्शन में वार्पिंग आती है इसीलिए इसे हमेशा स्मॉल साइज के पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। कॉमा सिंस दे पिक अप मॉइस्चर रेडली दे शुड बी ट्रीटेड केयरफुली, यह आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे बहुत केयरफुली यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर हैवियर एंड हार्डर देन व्हाइट पाइन। देखो व्हाइट पाइन से क्या होती है, हैवी होती है और हार्डर होती है। और लास्ट में कुछ और भी लकड़ियों को हम लोग यूज करते हैं, जैसे टीक की लकड़ी होती है, शीशम होता है, कैल की लकड़ी होती है, कामा देवदार। तो इन सभी लकड़ियों का भी हम लोग पैटर्न बनाते हैं, बट मैक्सिमम माय डियर हम लोग व्हाइट पाइन का पैटर्न बनाते हैं।
सॉफ्ट और चिकनी लकड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग जब मेटल का पैटर्न बनाते हैं, मतलब मेटल यानी कि जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसका अगर हम लोग पैटर्न बनाते हैं तो आइए पढ़ते हैं। तो ये आप भी जानते हैं मेटल का पैटर्न हमारा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगी, स्क्रैच नहीं आएंगे सरफेस पे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर हमारे एलॉय ऑफ स्टील के बने हैं तो उसमें जंग वगैरह लगने की संभावना रहेगी। लेकिन बेनिफिट क्या है कि नमी की कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, तो ये होता है। और अगर इसकी सरफेस पे स्क्रैच वगैरह आ गया तो आसानी से इसे हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। ये और हैवी होता है, साइज में महंगा होता है, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो देखो वेयर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड, पैटर्न आर मेड फ्रॉम मेटल। अगर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हमें लाइफ चाहिए और हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो वहाँ मेटेलिक पैटर्न यूज कर लेते हैं। देन ए मेटल पैटर्न कैन बी आइदर कास्ट फ्रॉम मास्टर वुडन। अगर मेटल पैटर्न को बनाना है तो पहले हम लोग एक लकड़ी का मास्टर पैटर्न बनाते हैं, उसे रख के सांचा बनाते हैं, फिर उस पर मेटल की पोरिंग करते हैं, फिर वहाँ से जो मेटल हमारा तैयार होता है कास्टिंग से उसे हम लोग बोलते हैं मेटेलिक पैटर्न। लेकिन उस मेटेलिक पैटर्न को बनाने के लिए जिस वुडन पैटर्न का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर पैटर्न, मास्टर वुडन पैटर्न। ये चीज आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। पैटर्न आर मे बी मशीन्ड बाय द यूजुअल मेथड ऑफ मशीनिंग। पैटर्न को हम लोग मशीनिंग से आसानी से मतलब सरफेस को फिनिश कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह मेटेलिक पैटर्न है। चलिए कॉमा, मेटल पैटर्न आर यूजुअली यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में हम लोग मेटल पैटर्न को आसानी से यूज कर लेते। अब देखो इस तरीके से आपका मेटल पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर आपके पैटर्न के साइज छोटे हैं तो एक ही पीस में बना लेते हैं, बड़े हैं तो देखो यहाँ पे पीस 1 है और ये पीस 2 है। इसको अलग हमने कास्टिंग करके बनाया था और इसको अलग हमने कास्टिंग करके बनाया था। देन आफ्टर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और सैंड की रैमरिंग कर देंगे। फिर उसके बाद जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो इसी टाइप का एक पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है। अब इसमें देखो जब 2 साइज का पैटर्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोल्डिंग बॉक्स हमारे पास क्या था, अपर साइज के बॉक्स को हम लोग कोप कहते थे, लोअर साइज के बॉक्स को हम लोग ड्रैग कहते थे। उसी तरीके से पैटर्न अगर 2 पीस का होता है डियर, तो अपर पार्ट को हम लोग कोप पैटर्न कहते हैं और लोअर पार्ट को ड्रैग पैटर्न। ये चीज आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट, मेटल पैटर्न का एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंट टू वियर, टूट फूट इसमें नहीं होती है, एब्रेशन को भी, अपघर्षण को भी रोकता है, कामा कोरोजन एंड स्वेवलिंग को भी रोकता है, मतलब फूलता नहीं है, इसमें फूलन नहीं आएगी। लेकिन देखो अच्छा, प्रोसेस ए स्मूथ सरफेस, मेटल पे हम लोग मशीनिंग करके आसानी से एक स्मूथ सरफेस को अचीव कर लेते। देन एबिलिटी टू विथस्टैंड रफ हैंडलिंग, मेटल को आसानी से हम लोग देखो एक दूसरे के ऊपर आसानी से इस तरीके से रख सकते हैं, इस पे कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। कॉमा, डू नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन इन स्टोरेज, स्टोरेज में भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, और मोर ड्यूरेबल एंड एक्यूरेट इन साइज देन वुडन पैटर्न। अगर साइज की बात करेंगे तो मेटल को हम लोग क्या मशीनिंग से बिल्कुल एक्यूरेट शेप और साइज का एज वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका शेप और साइज वुडन पैटर्न से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है इस वुडन मेटल पैटर्न की। सबसे पहले देखो आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट रिपेयर्ड इजिली, कॉमा मोर एक्सपेंसिव, महंगा होता है देन वुडन पैटर्न, लकड़ी से कई गुना ज़्यादा यह महंगा होता है, इजिली अवेलेबल नहीं होता है, कॉमा अगर हम फेरस पैटर्न यूज करें तो इसमें जंग वगैरह भी लगती है, फेरस पैटर्न में गेट रस्टेड। देन हैवियर देन वुडन पैटर्न, वेट आपका ज़्यादा होता है, तो अगर लॉन्ग साइज में हमें पैटर्न चाहिए होगा
तो यहाँ पे आपका इसे मेटल पैटर्न हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाएगी वुडन पैटर्न यूज करने। देन द फॉलोइंग मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग। अब देखो एल्यूमिनियम को हम लोग यूज करते हैं पैटर्न, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लकड़ी को पढ़ रहे थे पैटर्न बनाने के लिए, वैसे ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को पढ़ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल होता है जिसका यूज करेंगे जब पैटर्न बनाने के लिए, तो ये हमारे क्या होते हैं डियर, ये हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं, इसमें जंग लगने की संभावना नहीं होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं, तो इस तरीके से इनका यूज करते हैं। इट इज द बेस्ट पैटर्न मटेरियल। क्यों बेस्ट होते हैं? क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और इजिली रिपेयर्ड होते हैं और आसानी से बनाए भी जाते हैं, कॉमा हाउ एवर इट इज सब्जेक्टेड टू श्रिंकेज एंड वियर बाय एब्रेसिव एक्शन। लेकिन इसमें एक कमी होती है कि ये सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं, जिस वजह से इसकी सरफेस पे आसानी से एब्रेसिव एक्शन करके स्क्रैच वगैरह जनरेट। देन ब्रास पैटर्न, ब्रास मटेरियल हम लोग बनाते हैं, ब्रास थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, तो हार्ड मटेरियल होने के कारण इट हैज स्मूथ, अच्छा हार्ड के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इस, लेकिन कार्बन परसेंटेज नहीं होता है। इट हैज स्मूथ कॉमा क्लोज पुअर स्ट्रक्चर, इट मे बी इजिली वर्कड बट बिल्ड अप बाय सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। इसे आसानी से सोल्डरिंग और ब्रेजिंग द्वारा हम लोग बना सकते हैं और आसानी से इस पर वर्किंग कर सकते हैं। देन अच्छा कमी क्या है, हाउ एवर इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन आपका ब्रास क्या है, महंगा मटेरियल है, एंड देयर फोर जनरली एम्प्लॉयड फॉर स्मॉल पार्ट कास्टिंग। जब छोटे साइज के कास्टिंग करने हो तो छोटे साइज का पैटर्न हमें रिक्वायर्ड होगा, उस छोटे साइज के पैटर्न के लिए हम लोग ब्रास पैटर्न का यूज। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट मेटल, सफेद धातु जिसे हम लोग बोलते हैं सफेद धातु। ये हमारी क्या होती है माय डियर, इट हैज लो मेल्टिंग टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, एंड इट कैन बी कास्ट इजिली, इसे आसानी से हम लोग ढालकर किसी भी शेप में बना सकते हैं। देन इट हैज लो श्रिंकेज, श्रिंकेज आपका क्या होता है, यह मेटल हीट होगा तो एक्सपेंड करेगा, जब कोल्ड होगा तो यह अपने शेप को श्रिंक करता है। तो अब व्हाइट मेटल में श्रिंकेज बहुत कम होते हैं, कॉमा इट हैज लाइट वेटेड एंड इट मे बी बिल्ड अप बाय सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से इसे आसानी से बना सकते हैं। यह भी हल्का होता है वजन में। देन हाउ एवर कमी क्या है, इट इज सब्जेक्टेड टू वियर, इसमें कोई टूट फूट आ सकती है, बाय एब्रेसिव एक्शन ऑफ सैंड। जैसे एल्यूमिनियम में एब्रेसिव एक्शन करने पर वियर आ जा रहा था, वैसे इसमें भी। देन कास्ट आयरन आपका एक हार्ड होता है, हार्ड सरफेस होती है, और कास्ट आयरन विथ फाइन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज ए पैटर्न मटेरियल। यह बहुत ही स्ट्रांग होता है और हार्ड सरफेस होती है, लेकिन इसमें कार्बन कंटेंट होने की वजह से जंग वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इट इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन अदर मेटल पैटर्न, यह अदर सारे मेटल पैटर्न से सस्ता होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन इट हैज लो कोरोजन रेजिस्टेंट, क्योंकि कोरोजन इसमें क्या होता है, जंग लगता है, अनलेस प्रोटेक्टेड। अब कमी क्या है, हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू वर्क, हार्ड है तो इस पर मशीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये हमारे होते हैं कास्ट आयरन। अब इसके बाद देखिए प्लास्टिक मटेरियल का अगर हम लोग पैटर्न बनाए तो प्लास्टिक आप जानते हैं दो तरीके की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो उन दोनों में से अगर हम किसी प्लास्टिक का पैटर्न या सांचा बनाएं तो उससे क्या क्या, देखो प्लास्टिक सस्ता होता है, हल्का होता है, आसानी से बन जाता है, लेकिन लो मेल्टिंग टेम्परेचर पर पिघल भी जाता है, लेकिन नमी का इस पर कोई भी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बट स्क्रैच वगैरह आसानी से आ सकते हैं। तो ये सब होता है। देखो द प्लास्टिक व्हेन
यूज्ड एज ए पैटर्न मटेरियल इन, देखें प्लास्टिक को जब हम लोग पैटर्न मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, देन द फॉलोइंग एडवांटेज, तब हमारे निम्न एडवांटेज होते हैं। पहला तो यह हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग लगेगा ही नहीं प्लास्टिक में, नमी भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। देन लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग देन वुडन पैटर्न, लकड़ी से हल्का भी होगा और लकड़ी से ज्यादा स्ट्रेंथ प्लास्टिक में होती है। देन स्ट्रॉन्ग एंड डायमेंशनल स्टेबल, डायमेंशनल प्लास्टिक को जिस डायमेंशन में हम लोग कास्ट कर देंगे यह उसी डायमेंशन में बना रहेगा, इसीलिए डायमेंशन स्टेबिलिटी भी होती है। देन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज फैसिलिटेट, इसे प्रोडक्शन प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं प्लास्टिक को, कॉमा मोल्डिंग सैंड स्टिकलेस टू प्लास्टिक देन वुड। अच्छा, जब हम लोग इसके चारों तरफ सैंड की रैमरिंग कर देते हैं तो जब इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो सैंड इस पे कुछ चिपक जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिक ऑफ सैंड। स्टिक ऑफ सैंड का चिपकना, पैटर्न को जब रिमूव करते हैं तो कुछ सैंड उसमें चिपक जाती है। तो प्लास्टिक में ये कमी नहीं होती है, लेकिन लकड़ी में सैंड चिपक जाती है, तो ये होता है। तो प्लास्टिक में क्या होता है, सैंड में मतलब सैंड स्टिक नहीं होती है, कॉमा द सरफेस ऑफ पैटर्न इज स्मूथ, प्लास्टिक है तो बहुत ही स्मूथ सरफेस होगी और कोई भी मॉइस्चर अब्जॉर्बेशन नहीं होगा, नो मॉइस्चर अब्जॉर्बेशन, ये हमारा होता है। एंड प्लास्टिक का देखिएगा नेक्स्ट, द वेरियस प्लास्टिक विच आर एम्प्लॉयड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ पैटर्न आर द कंपोजिशन बेस्ड ऑन इपॉक्सी। हम किस किस मटेरियल ऑफ प्लास्टिक का यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन बेस्ड इपॉक्सी, कॉमा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड पॉलिस्टर रेजिन, कॉमा पॉलीक्रिस्टलेट, कॉमा पॉलीएथिलीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। तो इतने प्लास्टिक मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। ये क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे या कभी एक आध बार शायद पूछ ले, वो अलग बात है, ये केवल हम लोग एक ऐसे रिपीटेबिलिटी की तरह रिवीजन कर ले रहे हैं इसके बारे में। हालांकि प्लास्टिक के पैटर्न बनते हैं ये पूछ सकता है, अब किस प्लास्टिक के बनते हैं इतने डिटेल में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि पीवीसी मतलब प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड का पैटर्न बनाते हैं, पॉलीएथिलीन का बनाते हैं, पॉलीक्रिस्टलेट का बनाते हैं, कॉमा रेजिन्स एंड पॉलिस्टर का बनाते हैं, इपॉक्सी का बनाते हैं और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का बनाते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को भी लेकर बनाते हैं। देन क्विक सेटिंग कंपोनेंट्स, क्विक सेटिंग कंपोनेंट्स हम लोग करते हैं। तो क्विक सेटिंग कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे मटेरियल जो तेजी से जम जाएं और एक हार्ड सरफेस बनाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तेजी से सीमेंट वगैरह, सीमेंट को मिक्स करेंगे तो तेजी से जम जाए और उसमें क्या हो जाए, हार्ड सरफेस बनाए। तो सीमेंट में अगर हम लोग जिप्सम डाल दें, जिप्सम बहुत तेजी से उसे जमा देता है, सीमेंट के जमाव काल को कम कर देता है। तो ये हमारे होते हैं, जैसे जिप्सम पैटर्न आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कास्टिंग विथ इंट्रिकेट डिटेल्स एंड टू वेरी क्लोज टॉलरेंस। बहुत कठिन संरचना मतलब कुछ इस तरीके का कोई भी ऐसा हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो। अब अगर इस तरीके का पैटर्न बनाना हो, ये तो हमने रैंडम बना दिया, तो ये हमारे लिए एक इंट्रिकेट या कठिन शेप है। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इसे बनाने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम से आसानी से इसे बना लेते हैं, जिससे यह परफॉर्म होता है और बहुत तेजी से यह हार्ड भी हो जाता है। Gypsum can be easily formed, has plasticity and can be easily repaired। तेजी से इसे हम लोग आसानी से बना भी लेते हैं और आसानी से इसे हम लोग रिपेयर भी कर लेते हैं। तो ये हमारी जिप्सम की प्रॉपर्टी है। देन कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए, ये नोट पॉइंट हमारे क्या है पैटर्न के लिए, सॉफ्ट वुडन पैटर्न आर यूज्ड अप टू, ये क्वेश्चन आता है आपका,
ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखें माय डियर, लगभग 50 पीस की कास्टिंग करनी हो और मीडियम साइज की कास्टिंग करनी हो तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट वुडन पैटर्न का यूज करेंगे। और अगर आपको मीडियम साइज कास्टिंग करनी है और हार्डवुड पैटर्न यूज करना है और 50 से 200 पीस के लिए, देखो ये हमारा क्या है कि नंबर ऑफ पीसेस जितने ज़्यादा बनाने होंगे उसी के अकॉर्डिंग उस पैटर्न को हम लोग यूज करें, क्योंकि एक पैटर्न कितनी बार सांचे में मोल्डिंग कैविटी बनाएगा। अगर हम लोग बहुत स्मॉल कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब स्मॉल या मीडियम कास्टिंग कर रहे हैं और लगभग 50 पीस कास्टिंग करनी है तो एक पैटर्न लिए उस पैटर्न को हम लोग 50 बार कास्टिंग करके बना सकते हैं मोल्ड कैविटी। लेकिन अगर 50 से 200 पीस को हमें कास्टिंग करना है और सरफेस कैसे चाहिए, हार्ड सरफेस चाहिए और कास्टिंग हमें 50 से 200 पीस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसा पैटर्न बनाएंगे, मीडियम साइज पैटर्न और हार्ड सरफेस हार्डवुड पैटर्न बनाएंगे, लकड़ी को हार्ड सरफेस का यूज करेंगे। लेकिन ये पूछा जाता है जब 200 से 500 पीस अगर कास्टिंग करनी हो वहां पर हम लोग मेटेलिक पैटर्न या हार्डन स्टील यूज कर ले, तो ये चीज आपको ध्यान देना। ये था हमारा माय डियर पैटर्न मटेरियल। अच्छा, पैटर्न कलर की बात करेंगे तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपका पुटअप किया जाता है कि पैटर्न मटेरियल में किसको किस कलर का करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी भी पैटर्न पर ब्लैक पेंटिंग की गई है, मान लो ये पैटर्न रखा है इस तरीके से, अब इस पैटर्न पे सपोज करिए कि ये ब्लैक पेंटिंग कर दी गई, तो हमें पता होना चाहिए कि यह पैटर्न माय डियर हमारा फाइनल यूज के लिए रखा गया है। फाइनल यूज के लिए मतलब इस पे कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हमें अप्लाई नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर किसी पैटर्न पर ब्लैक पेंटिंग है तो नो रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग, और अगर उसी पैटर्न पर रेड पेंटिंग कर दी जाए, मान लो यहाँ पर रेड पेंटिंग कर दी जाए, तो मतलब इस सरफेस की मशीनिंग करके इसको रिमूव करके और स्मूथ बनाना। देन अगर उस पे देखो कोर प्रिंट ऑफ पैटर्न की बात करेंगे, अगर इस पैटर्न को पूरा येलो कलर से कर दिया जाए, येलो कलर से पेंटिंग कर दी जाए, जैसे मान लो ये हमारा येलो कलर हो गया, अब इस पे हमने ऐसे इस पे येलो कलर की पेंटिंग कर दी है। अब ये येलो कलर की पेंटिंग होने के बाद माय डियर जब जिस भी इंजीनियर को दिखाई देगा येलो कलर, तो वह समझ जाएगा कि इसे हमें एज ए कोर प्रिंट यूज करना है। और कोर प्रिंट का काम क्या होता है डियर, कोर प्रिंट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर, जो स्लॉट बने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि डिवाइडिंग सरफेस ऑफ पैटर्न है तो वहां पे कोई कलर नहीं यूज करते हैं। डिवाइडिंग सरफेस का मतलब जैसे इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस डिवाइडिंग है, तो यहाँ पर नो कलर है, कोई भी कलर हम लोग नहीं किए हुए हैं, तो मतलब ये दोनों सरफेस आपस में जुटेंगे, तो इस तरीके से कोई कलर नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शीट ऑफ पैटर्न। पैटर्न को जिस मटेरियल पे रखना है, पैटर्न को भी तो प्रोटेक्शन देनी है, तो वो हमारा क्या होता है, रेड या येलो लाइन से दिखाया जाता है। अब पैटर्न हमें कहाँ रखना है वो हमें कैसे पता चलेगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पे येलो लाइन या इस ऑब्जेक्ट पे रेड लाइन, मान लो इस पे ये ऐसे येलो लाइन बनी हुई है, तो हमें पता है कि इस पैटर्न को उठाकर यहीं पे सेफ रखना है। तो पैटर्न की प्रोटेक्शन के लिए जिस पर रखना होता है उसे रेड या येलो लाइन से दिखाते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न। तो जो पैटर्न के और सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हमें मल्टीपल पीस पैटर्न बनाना है तो कई सारे पैटर्न गुटके होते हैं, उन सभी गुटकों को हम लोग ब्लैक या येलो लाइन से शो कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा क्या था माय डियर, एक कलर था जो हमारा किसके लिए यूज किया जा रहा था, पैटर्न मटेरियल के लिए। पैटर्न मटेरियल के लिए कि हमें पहचानना है कि किस पैटर्न को किस मटेरियल का बनाया जाए, इस तरीके से था। अब देखिए एक हमने आपको दिखाया है कि मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है। फ्लास्क
ये कुछ एलिमेंट अभी तक हम लोग पैटर्न के बारे में पढ़ रहे थे, अब फ्लास्क के बारे में समझते हैं। तो फ्लास्क आपका क्या होता है, इसी टाइप का एक शेप होता है। इसमें देखो ये लॉकिंग डिवाइस है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे तो यह इसको लॉक करके बाहर नहीं जाने देगा। यही चीज सेम इधर भी रहेगी तो यह इसको लॉक कर देगा। तो ये हमारा होता है फ्लास्क। ए मोल्डिंग फ्लास्क इज वन विच होल्ड द सैंड मोल्ड intake, it is made up wood for temporary applications और metal for long term। तो ये जो माय डियर शेप होता है इसे हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग फ्लास्क। इसमें हम लोग यहाँ पैटर्न बीच में रखेंगे और पैटर्न रख के सैंड की रैमरिंग करते हैं। तो यह सैंड को क्या करता है, होल्ड करता है, सपोर्ट करता है। और साथ में यह क्या होता है, अगर लो ड्यूटी का बनाना हो तो इसे हम लोग वुड का बना देते हैं और लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए इस फ्लास्क को हम लोग मेटल का, यह हमारा होता है डियर मोल्डिंग फ्लास्क। देन नेक्स्ट हमारा होता है ड्रैग एंड कोप। अब क्या होता है, लोअर मोल्डिंग फ्लास्क को हम लोग ड्रैग कहते हैं एंड अपर मोल्डिंग फ्लास्क को हम लोग कोप कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोप इज ए, ऑप्शन दिया था, देखो 4 दिया था। फर्स्ट दिया था अपर मिडिल पार्ट ऑफ फ्लास्क, कॉमा बी ऑप्शन में दिया था लोअर पार्ट, अपर मिडिल नहीं, अपर पार्ट ऑफ द फ्लास्क या लोअर मोल्डिंग फ्लास्क, यहां मिडिल नहीं, मोल्डिंग पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्लास्क, एसएससी में भी आया है और अदर स्टेट में भी आया है। सी ऑप्शन हो गया मिडिल मोल्डिंग पार्ट ऑफ फ्लास्क, कॉमा डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो हमेशा जहां कोप की बात करेगा तो कोप आपका क्या होता है, अपर मोल्डिंग फ्लास्क होता है। अगर यहां कोप की जगह माय डियर ड्रैग पूछ लेता कि ड्रैग इज ए, तो यहां ड्रैग हो जाता लोअर एलिमेंट या लोअर मोल्डिंग फ्लास्क ऑफ द मोल्डिंग पार्ट। ये हमारा होता है कोप एंड ड्रैग। ये कोप अपर होता है, ड्रैग नीचे होता है। इस पे ये हमारी गाइडलाइंस होती हैं पकड़ने के लिए, इसको इस तरीके से होल्ड करने के लिए। ये सब पिन लगी होती है इनको लॉक करने के लिए। पैटर्न लाइन हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी पैटर्न लाइन होती है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चीक आपका क्या होता है माय डियर, चीक आपका होता है इंटरमीडिएट मोल्डिंग फ्लास्क यूज्ड इन 3 पीस इज कॉल्ड चीक। देखो ये आपका हो गया कोप, ये हो गया ड्रैग और ये हो गया चीक। देखो कोप एंड ड्रैग को हमने लॉक किया, कोप एंड ड्रैग को लॉक किया और ये हमने चीक को, सॉरी कोप एंड चीक को और ड्रैग एंड चीक को हमने लॉक कर दिया। देन आफ्टर इस पे हम लोग क्या करेंगे, आपको पैटर्न रखेंगे और ऊपर से हम लोग सैंड की यहां से रैमरिंग करते हैं, रैमरिंग करके देन इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा होता है चीक। के बाद देखो पैटर्न हमारा कैसा होता है, इस तरीके से देखो कोई भी साइज आपको बनानी है, ये पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न जिस भी साइज का बनाना है। अभी तो हम लोग जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न तो उस पर आपको दिखाएंगे अलग अलग पैटर्न होंगे, सिंगल पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, स्वीप पैटर्न। तो ये सारे पैटर्न हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी तो हम लोग केवल पैटर्न के बेसिक फिनोमिना के बारे में। तो पैटर्न हमारा क्या होगा डियर, पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट। फाइनल ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसी का डुप्लीकेट कॉपी होता है। और किसका बनाया जाता है, पीछे हमने पैटर्न मटेरियल भी पढ़ लिया है। टू बी मेड विथ सम मॉडिफिकेशंस के साथ इसे हम लोग, अच्छा देखो पार्टिंग लाइन क्या होती है और मोल्डिंग सैंड क्या होती है। अगर पार्टिंग लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा
तो डियर पार्टिंग लाइन क्या होती है, कोप और ड्रैग के बीच में जो हमारी लाइन होती है, अभी उस पर भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या कोप एंड ड्रैग को आपस में सैंड चिपक नहीं जाएगा। वहाँ पे एक बीच में सैंड लगाते हैं, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं तो बेलन और रोटी के बीच में, और रोटी और हमारा नीचे जो चौका होता है उसके बीच में हमारा रोटी या आटा हमारा चिपके ना, जिस वजह से दोनों के बीच में एक सूखा हम लोग आटे का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से देखो ये हमारा होता है अपर पार्ट। अच्छा, अब इसे आप 3D में देखो। जब 3D में आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमने वर्कपीस रखा है, लेकिन जब अगर अपर पार्ट ये जब इस पे आएगा, यहाँ पर वर्कपीस रखा है, लेकिन बाकी का ये सैंड आपका क्या इस सैंड से नहीं चिपक जाएगा। तो इसे अलग करने के लिए बीच में जैसे हम लोग रोटी की तरह आटे का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई सैंड का यूज करते हैं, ड्राई सिलिका सैंड का यूज करते हैं, ताकि इसे आसानी से रिमूव किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ सैंड हम लोग डिस्कस करें। तो यहाँ पहले देखिए पार्टिंग लाइन क्या होती है। दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मोल्डिंग फ्लास्क दैट मेक ऑफ सैंड मोल्ड। तो यही जो हमारी, अभी इसके ऊपर एक दूसरा हम लोग फ्लास्क रखेंगे दूसरे कलर का। चलिए दूसरे कलर का हम लोग फ्लास्क रख दिए। अब इन फ्लास्क को डिवाइड करने के लिए ये जो लाइन होती है डियर, ये जो लाइन होती है इसे हम लोग फ्लास्क, इसे हम लोग पार्टिंग लाइन बोलते हैं। ये हमारी होती है पार्टिंग लाइन। दो हमारे मोल्डिंग फ्लास्क को डिवाइड करने के लिए पार्टिंग लाइन का यूज करते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोल्डिंग सैंड। तो इस सांचे को बनाने के लिए यहाँ पे जितनी भी सैंड फिल की जाती हैं, ये देखो इसके पास भी सैंड होती है, इससे बीच में इंटरमीडिएट भी होती है, यहाँ फ्लास्क के किनारे भी होती है। तो अलग अलग टाइप की सैंड यूज करते हैं, उन सभी सैंड को मोल्डिंग सैंड कहते हैं। देखो द फ्रेशली रिपेयर्ड रिफैक्ट्री मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड मोल्डिंग सैंड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजी, और रिफैक्ट्री मतलब शेप को आसानी से अडॉप्ट करने वाला, किसी भी शेप को आसानी से अडॉप्ट करने वाले पार्ट से जिससे हम लोग किसको मोल्ड कैविटी को बनाते हैं, उसे हम लोग सैंड मोल्डिंग सैंड कहते हैं। कॉमा इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका क्ले एंड मॉइस्चर प्लस अदर बाइंडिंग एलिमेंट्स। बाइंडिंग एलिमेंट्स, अब कौन कौन से बाइंडिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं वो भी अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सैंड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। फ्लोर सिलिका यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ मोल्डिंग। नेक्स्ट आप देखो कोर क्या होती है। कोर का यूज किसी भी सॉलिड कास्टिंग में हॉलो कैविटी बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लो कि ये सॉलिड कास्टिंग बनानी थी, अब यहाँ पे ये हमारी हो गई कोर, इसको इसके अंदर हमने रख दिया, चारों तरफ हमने क्या कर दिया, अब ये मेटल की पोरिंग कर दिया, ये चारों तरफ मेटल की पोरिंग कर दिया। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस कोर को हमने किसका बनाया था, सैंड का बनाया था। अब इसे ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करके बाहर निकाल देंगे, तो यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें एक रेक्टेंगुलर हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड कास्टिंग में हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए हम लोग कोर का यूज करते हैं, और कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया यूज फॉर मेकिंग हॉलो कैविटी इन कास्टिंग, कॉमा ये हमारे होते हैं मतलब क्यूबिकल कास्टिंग विथ एन इंटरनल रेक्टेंगुलर होल। तो ये तो हमने ऐसा शेप आपको दिखाया। देन नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैविटी इज मेड विथ द हेल्प ऑफ पैटर्न। पहले हम लोग इसमें जो कैविटी बनाते हैं, खोखली आकृति बनाते हैं, एक पैटर्न की सहायता से सैंड की रैमरिंग करके बनाते हैं। फिर उसी कैविटी में जिस जगह पर होल्ड कैविटी चाहिए होगी वहां पर हम लोग कोर को रख देंगे। आगे कह रहा है shown in the adjacent figure and then core is inserted
इन द फॉर्म कैविटी, जहां पे होल हमें अचीव करना हो वहां पर कोर को इंसर्ट कर देंगे। देन बिफोर पोरिंग द मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल को पोर करने से पहले ही ये सारे प्रोसेस को हम लोग कर देते हैं। ये हमारा होता है किसी भी सॉलिड कास्टिंग में हॉलो कैविटी को प्रोड्यूस करने। तो इस तरीके से अब ये हमारा क्या है माय डियर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंड्री टूल्स फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी। ये ध्यान देना, ये हमारा क्या है, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए कितने टूल्स का हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें देखो, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉवेल क्या होता है, जिसे हम लोग बेलचा बोलते हैं, सैंड को मिक्स करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बेलचा यानी कि सॉवेल का यूज करते हैं। रीडिल हम लोग पढ़ेंगे, रीडिल हम लोग छलनी बोलते हैं। यह सिरेमिक फिल्टर की बनी होती है और वुडन हैंडल या मेटालिक हैंडल की बनी होती है। इसका उपयोग बालू से महीन कण को सेपरेट करने के लिए और मोटे कणों को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग ट्रॉवेल पढ़ेंगे, ट्रॉवेल मतलब कन्नी बोलते हैं। देखो, ये बेलचा हो गया, छलनी हो गया, कन्नी हो गया। कन्नी का क्या होता है, मेटालिक प्लेट के साथ वुडन हैंडल का बनाते हैं। इसका उपयोग हम लोग कोर को देखो मतलब मोल्डिंग वाल्स को मेंटेन करने के लिए और सैंड को भी मिक्स करने के लिए किया जाता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेंट वायर क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कॉमा स्ट्राइक ऑफ बार क्या होता है, बिलो क्या होता है, जब कोई मोल्डिंग बॉक्स में कुछ सैंड या कुछ मटेरियल पार्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ टूल्स गिर जाते हैं, उन टूल्स या ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए बिलो का यूज करते हैं। ये ड्राई स्पाई, देखो ड्राई स्पाई यही होता है, ये किसको, ये हमारे जो हम वो लोग बनाते हैं पैटर्न को बाहर निकालने के लिए। अब पैटर्न जब उसमें रखा है, सैंड से हमने रैमरिंग कर दिया, तो पैटर्न को निकालेंगे तभी तो हॉलो कैविटी बनेगी। तो उस पैटर्न को निकालने के लिए ये किस तरीके की ट्यूब होती है जिसे हम लोग ड्राई स्पाइक बोलते हैं, ड्राई स्पाइक। इसका उपयोग पैटर्न को रिमूव करने के लिए किया जाता है। देन माइलेट, जिसे हम लोग मुंगरी बोलते हैं, यह लकड़ी की बनी होती है। इसे हम लोग सैंड की रैमरिंग करते हैं या रैमिंग करते हैं। ये स्वैब होता है, स्वैब एक ब्रश होता है, यह ब्रश होता है या लकड़ी का होता है, यह कॉटन का बनाया जाता है। पैटर्न पर मॉइस्चर वगैरह को साफ करने के लिए हम लोग स्वैब का यूज करते, ब्रश का यूज करते। कामा लिफ्टर होता है, यह क्या होता है, इस तरीके का एक मेटालिक ब्लेड होता है जो आगे से मुड़ा होता है। अब जो हॉलो कैविटी बनाते हैं, ये जो हॉलो कैविटी बनाए, इस दीवार का कुछ सैंड टूट के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ से टूट के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इन सारी सैंड को रिमूव करने के लिए लिफ्टर का यूज करते हैं। लिफ्टर ऐसे आएगा, ऐसे लेगा और बाहर चला जाएगा। और साथ में इनकी वाल्स अगर टूट गई हो तो वाल्स को भी प्रिपेयर करने के लिए अंदर लिफ्टर का यूज करते हैं। इसी तरीके से स्लिक होता है, डबल हेडेड स्लिक आपका कुछ इस तरीके से होता है, एक हेड ये होता है, एक हेड ये होता है। डबल हेडेड मेटालिक प्लेट का बनाया जाता है। देन तो ये हमारे होते हैं माय डियर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंड्री टूल्स। तो अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इन टूल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और साथ में अपने कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड और एलिमेंट्स को आगे पढ़ेंगे या और ऑब्जेक्ट या और टूल्स को आगे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो चलिए माय डियर, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।